दोस्तों, नियरेस्ट टू नॉलेज में आपका फिर स्वागत है। आज अपने जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका कला भी कहते हैं। यह किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है या सबसे बाहरी झिल्ली होती है जो कोशिका को सुरक्षा और आकृति प्रदान करती है। यह एक जैविक झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहर के वातावरण से अलग करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि इसकी मोटाई अत्यधिक कम, केवल 75 एंगस्ट्रॉम की ही होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पहले इसकी संरचना का ज्ञान संभव नहीं हो पाया था और इसकी संरचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार 1950 के बाद में ही हुआ। लेकिन रासायनिक अध्ययन से वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा झिल्ली की संभव प्रकृति के बारे में समझने की काफ़ी कोशिश की और वैज्ञानिकों ने ये जाना कि प्लाज्मा झिल्ली वसा की एक दोहरी परत से बनी होती है और इस परत में जो मुख्य वसा का भाग होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें एक हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही सिर होता है और एक हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो वसा की इस दोहरी परत में जो फॉस्फोलिपिड का ध्रुवीय सिर या पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ और जो अध्रुवीय या हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है वो अंदर की तरफ रहती है, जिससे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो जल के कभी संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण कोशिका झिल्ली को स्टेबिलिटी या स्थिरता मिलती है। बाद के वर्षों में बायोकेमिकल अध्ययन से ये पता चला कि कोशिका झिल्ली में न केवल वसा पाई जाती है बल्कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की स्थिति के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। एक प्रोटीन जो केवल प्लाज्मा झिल्ली के दोनों बाहरी भागों में पाई जाती है उसे बाह्य प्रोटीन कहते हैं, और दूसरे प्रकार की प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड परत के आर पार पाई जाती हैं उन्हें आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली में दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, कुछ केवल सरफेस पे पाई जाती हैं उन्हें बाह्य प्रोटीन, और जो आर पार पाई जाती है परत के उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना 1972 में सेंगर और निकोलसन ने दी, जो कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त संरचना है, और उन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो फॉस्फोलिपिड या लिपिड होती है वो एक ओशियन के रूप में रहती है या एक समुंदर के रूप में रहती है, और ये दृढ़ न होकर तरल रूप में या सेमी तरल रूप में, सेमी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो धीमे धीमे इधर उधर जा सकती हैं, जैसे समुद्र में कोई चीज़ तैर सकती है उसी प्रकार जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। और इस मॉडल के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के द्वारा होने वाले बहुत सारे कामों को समझाया जा सकता है, जैसे सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और कोशिका के द्वारा चीज़ों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, इसलिए ये मॉडल ही अभी सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है। प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य कार्य होता है वो परिवहन का होता है, क्योंकि ये बाह्य वातावरण और कोशिका के अंदर के वातावरण के बीच में पाया जाता है और दोनों को अलग अलग करने का कार्य करता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ना तो सारी चीज़ें
अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकती हैं और ना ही ये सभी चीज़ों को रोकता है। ये केवल कुछ ही चीज़ों को कोशिका झिल्ली के आर पार जाने की अनुमति देता है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का आवागमन, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवीय मॉलिक्यूल होते हैं, वो बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के हो सकता है। यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा सकता है और इस क्रिया में किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जबकि कुछ ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स कोशिका झिल्ली के आर पार जाने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एटीपी से प्राप्त होती है, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाने वाली आंतरिक प्रोटीन उनके आवागमन में हेल्प करती हैं। इस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय परिवहन सामान्य डिफ्यूजन होता है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है, जबकि सक्रिय परिवहन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध भी हो सकता है। मतलब मॉलिक्यूल अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भी जा सकते हैं। जो न्यूट्रल सोल्यूट होते हैं या जो विलायक होते हैं, उनके कण प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जा सकते हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, और इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रासरण की क्रिया भी प्रदर्शित की जाती है। ये था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। Have you subscribed this channel? Not yet. If not yet, you all please subscribe it now and press bell icon so you can get new updates.